मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा कि मैं आज के दिन से रिलेटेड वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। रीज़न था कि इस टाइम फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग की वजह से थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं और 31 मार्च तक के आसपास लगता है कि इसी तरीके से शेड्यूल चलता रहेगा। तो चलिए, आज मार्केट ने एक बहुत ही नेगेटिव साइड पर क्लोजिंग दिखाई है और अगर बात करें अब हम कल जो लास्ट वीक एक्सपायरी का पहला दिन होगा उसमें कैसी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। देखिए, अगर मेरी पिछली वीडियो को कंपेयर करेंगे जो मैंने ट्यूसडे के सेशन के लिए या वेडनेसडे के सेशन के लिए अपलोड की थी, वेडनेसडे के सेशन के लिए जो अपलोड की थी, उसमें मैंने कहा था कि अगर निफ्टी ने 980 या 970 को ब्रेक किया तो एक बड़ा फॉल 650 तक का देखने को मिल सकता है। लेकिन मैंने यह भी साथ में कहा था कि मुझे नहीं लगता कि निफ्टी 14,670 या 680 को ब्रेक करके नीचे जाएगा। उसका मेन रीजन क्या था, क्यों मैंने कहा था, क्योंकि आप यहां से देख लीजिए 50 डेज मूविंग एवरेज निफ्टी ने पिछले कई महीनों से ब्रेक नहीं की, लेकिन आज के दिन में इसने ब्रेक की और क्लोजिंग भी उसके नीचे आई, जो एक कह सकते हैं कि खतरनाक की जैसी सिचुएशन हो रही है। लेकिन एक चीज का मैं और आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अगर आप मेरी ब्लू लाइन की ट्रेंड लाइन को देखें, पिछली 4 बार निफ्टी ने यहां पे सपोर्ट ली है। देखिए, एक बार यहां पर, एक बार यहां कह सकते हैं थोड़ा सा नीचे गिरे और फिर संभल गए। उसके बाद आज फिर हमने लो देखी, मैं बड़ा करके दिखाता हूं, हमने इसी ट्रेंड लाइन को छू के वापसी करी है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पहले तो मैं 50 डेज मूविंग एवरेज मानता था जो ब्रेक नहीं होता था, लेकिन अब आज के दिन में इसने सपोर्ट ली 14,550 के आसपास, जो 508 के आसपास का लो लगा। मैं फ्यूचर की बात करूं, हाँ 530 के 35 के आसपास का जो लो लगा और वहां से थोड़ा लौटा है। लेकिन घबराहट वाली बात यह है कि इसने 14,670 के नीचे क्लोजिंग दिखाई है, जो 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग है। अब एक चीज बचती है कि केवल 3 सपोर्ट बचती हैं जिसपे अगर निफ्टी रुक गया तो ठीक, अदरवाइज एक बड़ी गिरावट की शुरुआत हो सकती है। तो वो प्राइसेस बनते हैं, जैसा कि कल के दिन के हिसाब से बात करूं तो जो पहली सपोर्ट बनती है वो बनती है 14,550, उसके बाद 14,890 और उसके बाद 14,425। अगर निफ्टी ने किसी कारण से इन 3 सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दिखा दी तो आप ये मान के चलिए निफ्टी एक बड़ी गिरावट दिखाने की तैयारी में आ जाएगी। तो कॉन्शियस होके, जैसे मैं हमेशा कहता रहा हूं कि पुट बाय करके लॉन्ग करना हो तो साथ में हेजिंग करिए, और अगर शॉर्ट बनानी हो तो कॉल बाय करके सेलिंग करिए। निफ्टी ने अगर कल के दिन में हम 14,670 के ऊपर हमने ट्रेडिंग करनी शुरू की, तकरीबन मैं 100 पॉइंट ऊपर की बात कर रहा हूं जहां निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है, तो एक शॉर्ट कवरिंग वाली रैली 14,900 तक कंटिन्यू हो सकती है। तो 300 पॉइंट्स का एक जंप उस केस में देखने को मिल सकता है अगर हमने 14,670 के ऊपर ट्रेडिंग करना शुरू किया। और इसी के साथ साथ नीचे 3 सपोर्ट की मैंने बात कर लिया, अगर ये ब्रेक होती हैं तो सेलिंग भी बड़े लेवल की आ सकती है। तो बिल्कुल ट्रेडिंग करिए, ट्रेंड के हिसाब से ट्रेडिंग करिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारा रिस्क कितना है। उसके लिए बस यही है कि जैसे निफ्टी ने आज के दिन में एक नेगेटिव साइड पे ओपनिंग की और लगातार वो प्राइस ऊपर की तरफ इसने ब्रेक नहीं किया और वहां से एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली,
इंट्राडे में अगर आपने इसी तरीके से जैसे मेरा तरीका है उस तरीके से अगर ट्रेड लिया होता तो एक बड़ी मूव आपको देखने को मिल सकती थी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप चूक भी गए हैं तो भी एक प्राइस बनता है 14,670 जैसे मैं ना, अगर 14,650 की कॉल बाय करके भी अगर आप फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे, अगर हम गैप डाउन भी खुलते हैं तो उस केस में इतना ऊपर तो नहीं, थोड़ा सा और नीचे की कॉल बाय करके आप फ्यूचर सेल कर सकते हैं। मैंने हर्ड नीचे 3 जो स्पोर्ट्स है वो बता दी, अगर वो ब्रेक होती हैं तो बड़ी आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। लॉन्ग्स बनानी हो तो 670 के ऊपर ट्रेडिंग होने पर बनाइएगा, 14,670 के ऊपर। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी ने भी अपनी 50 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग दिखाई है, और इसमें भी एक चीज देखने को मिली कि मेरी ये जो ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन है जो आप देखिए ये नीचे वाली है, इसको इसने ब्रेक नहीं किया। आप देखिए पिछले 5 दिन से जो क्लोजिंग या 6 दिन से क्लोजिंग एक के बाद एक नए लोज दिखा रही है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये मेरी ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो सकती, लेकिन अगर ब्रेक हुई तो बैंक निफ्टी में आपको 32,620 के टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। एक बड़ी शार्प डिक्लाइन देखने को मिलेगा, तकरीबन अगर ये कल ब्रेक होता है तकरीबन 800 to 900 पॉइंट्स का। पॉसिबिलिटी कम है कि ये मेरी सपोर्ट ब्रेक हो, लेकिन कुछ भी संभव है। अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं और 33,600 को ब्रेक कर देते हैं और उसके नीचे ट्रेड करते रहते हैं तो 32,650 तक के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट साइड पर, लेकिन हैजिंग के साथ ही ट्रेडिंग व्यू लीजिएगा। नीचे की तरफ का ओपन पोजीशन शॉर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि एक बड़ा शार्प फॉल ऑलरेडी हम देख चुके हैं। रिकवरी आई तो पुल बैक भी जबरदस्त वाला होगा। इसके साथ साथ अगर हम गैप अप ओपन होते हैं और 34,200 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आपको तकरीबन 800 पॉइंट्स का एक शार्प जंप भी देखने को मिल सकता है। अब जैसा कि मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, हर चीज नेगेटिव है, तो बैंक निफ्टी भी एक नेगेटिव साइड पर रिएक्ट कर रही है, तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हम गैप डाउन ओपन हो, उस केस में शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। एक हमारी अगर हर्डल जो नीचे की सपोर्ट अगर ये ब्रेक हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है, तो हम तकरीबन 800 पॉइंट के लिए और ट्रेड अपना ओपन करके चल सकते हैं। लेकिन साथ साथ में कॉल भी बाय करनी है एट द मनी, कि हमें पता हो कि हमारा रिस्क मैक्सिमम कितना है। अब बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस ने देखिए एक बड़ी डिक्लाइन दिखा दी थी और मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में बोला था कि अगर हम यहाँ पर 21,000 के आसपास आए तो यहाँ पर हम एक बाइंग पोजीशन ले सकते हैं हैजिंग के साथ, और मानता हूँ कि अगर बाइंग ली होती तो आज उसमें भी तकरीबन 100 पॉइंट्स का हमें लॉस हो जाता, लेकिन साथ में पुट हम बाय करके चलते हैं तो वो हमें 60 to 70% का प्रॉफिट देती, तो नेट में हमारा नुकसान होता 22 से 23 रुपए का। तो कोई वो इतना बड़ा लॉस नहीं होता। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैंने साथ साथ में ये भी कहा था कि रिलायंस कभी भी शॉर्ट का कैंडिडेट नहीं रहता, डिप्स पर इसे बाइंग करने की ही ट्रेडिंग व्यू लीजिए। और जैसा कि एक बड़ी गिरावट देखी जा चुकी है, हो सकता है कि ये ट्रेंड थोड़ा सा और कंटिन्यू हो, 1940 तक कंटिन्यू हो सकता है, तो उस केस में किसी ने नई पोजीशन भी लेनी हो तो वो भी बाइंग साइड पर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल मार्केट का ट्रेंड वीक है, स्टॉक का ट्रेंड वीक है, मैं अगेंस्ट ट्रेंड ट्रेड लेने की बात कर रहा हूं, और RSI स्टॉक में 40 के आसपास है, तो ज़्यादा सा गुंजाइश तकरीबन RSI में 15 पॉइंट और नीचे गिरावट की बनती है, तो उस केस में प्राइस 1940 के आसपास आ जाएगा, तो वहाँ पे एक बाइंग करके चला जा सकता है। पुट बाय करके फ्यूचर लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी पुल बैक देखने को मिलेगा, एक बड़ा पुल बैक देखने को मिलेगा। तो HDFC बैंक ने गिरावट दिखा दी है, आप इसको शॉर्ट करके चल सकते हैं। इसका शॉर्ट करने का तरीका रहेगा कि 1500
के आसपास 1515 के आसपास जो भी कॉल होगी उसको आप बाय कीजिए और फ्यूचर्स को सेल करने की एक स्ट्रेटजी रखिए। 1460 के टारगेट्स होंगे और जो ये गैप बना था, देखिए आज के दिन में ये गैप भी फिल हो गया और उस केस में 1460 तक के प्राइसेस आपको स्क्रीन पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन शॉर्ट तभी कीजिएगा अगर गैप डाउन खुले और कम से कम 15 से 20 मिनट प्राइस नीचे बना रहे आज की क्लोजिंग से, तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन साथ में कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी लीजिएगा। लॉन्ग्स को अवॉइड कीजिए। इंडस बैंक, देखिए इंडस बैंक ने गिरावट दिखाई, लेकिन जैसे बाकी बैंकिंग सेक्टर में गिरावट आई है वैसे नहीं देखने को मिली और मेरे पिछले टारगेट मैंने बोले थे कि 995 के आसपास तक ये प्राइस जा सकता है। देखिए इंट्राडे में एक दिन यहाँ भी लगा था और आज के दिन में भी हमने यहीं पे सपोर्ट ली। 50 डेज मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है। अगर ये गिरावट 995 से नीचे नहीं आती तो पुल बैक देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ट्रेंड वीक हो चुका है। 997 के नीचे ट्रेडिंग आने पर आप 990 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। उस केस में 895 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, तब तकरीबन 100 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो 997 50 डेज मूविंग एवरेज है। 990 के आसपास आप सेल पोजीशन ले सकते हैं। कॉल को बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट हो सकती है। लॉन्ग्स को अवॉइड कीजिएगा। एचडीएफसी में कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही। हाँ, अपनी मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो मेरा तो मानना है कि इसको शॉर्ट करने से अच्छा है कि इसको डिप्स पे बाय करो। और मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि अगर 2440 के आसपास नीचे मिलता है ये स्टॉक, तो वहाँ पे लॉन्ग्स कीजिएगा हैजिंग के साथ, यानी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा, सेल मत कीजिए। और लॉन्ग को नीचे यहाँ से तकरीबन 60 पॉइंट नीचे जाके बाइंग करनी बनती है। कोटक महिंद्रा बैंक में मैंने अब शॉर्ट पोजीशन बोली थी और देखिए हमें अच्छे टारगेट्स देखने को मिल भी गए हैं। यहाँ तक के बोले थे कि 820 तक के, देखिए पिछली वीडियो में मेरे देखिए कि मैंने यहाँ बोला था कि यहाँ तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसी गिरावट देखने को मिल रही है। तो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा इसमें तकरीबन 1775 तक एक बार टारगेट फिर से देखने को मिले, तो वहाँ पर आप जाके लॉन्ग्स में बैठिएगा, शॉर्ट को अवॉइड कीजिएगा। करंट प्राइसेस के ऊपर आसपास कोई इसमें ट्रेड मत लीजिए। डिप मिले तो नीचे ऐड कीजिए। आईसीआईसीआई बैंक ने एक 590 की जो हर्डल था, जो सपोर्ट थी, उसको ब्रेक कर दिया और हमने पहले, मैं जब ये 530 के 630 के आसपास था, वहाँ से तो हमने पुट बाय करा के फ्यूचर्स को लॉन्ग किया होता। जिनको मैंने वो ट्रेड लिया, तो वो ट्रेड तो मैं कंटिन्यू करवा ही रहा हूँ। उसका मेन रीज़न है कि मैं शॉर्ट में कभी पोजीशन लॉस में नहीं कटवाता और हमारी पोजीशन हैजिंग के साथ है, तो पुट के अंदर हमें अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, तो फ्यूचर्स की पोजीशन तो कैरी फॉरवर्ड भी हो सकती है और इसका हम प्रॉफिट बुक भी कर लेंगे। एक बार अगर और गिरावट मिलती है तो हम अपने प्रॉफिट को लॉक करेंगे, जो हमें पुट के अंदर मिल रहा है, तो हम अपनी पुट को नीचे शिफ्ट कर लेंगे और फ्यूचर्स को एज इट इज़ चलने देंगे। और बाकी मैंने जिनको ट्रेड बोला था उनको मैंने शॉर्ट साइड पर बोला था, क्योंकि ट्रेंड वीक हो चुका था। अब कोई नया पोजीशन भी लेना चाहता तो 590 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी ले सकते हैं। मुझे लगता है कि एक बार टारगेट 535 तक के देखने को मिल सकते हैं। एक्सिस बैंक में भी हमारी 740 की पुट बाय करके हमारा फ्यूचर्स लॉन्ग था, तो उसमें स्लाइटली सा नुकसान हो रहा है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी हुई है कि एक्सिस बैंक ने अपने 50 डेज मूविंग एवरेज को आज होल्ड किया है और जब तक ये 713 के ऊपर ट्रेड कर रहा है हम शॉर्ट नहीं करेंगे, फ्रेश पोजीशन जिसने लेनी है। लेकिन अगर 710 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है तो आप 710 की ही कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं 680 के टारगेट के लिए। लॉन्ग्स इसमें बनेंगे 745 के ऊपर जाके। एसबीआई ने, देखिए हमने तो खैर अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली थी स्लाइटली सा पॉजिटिव प्रॉफिट लेके, लेकिन उसके बाद देखिए मैंने कहा था कि एक गिरावट यहाँ तक आ सकती है जो ये गैप फिल कर देगी, और आज देखिए जो लो लगे 361 के और गैप फिल होता है ये, आप देखिए 360 तक, यानी केवल 2 पॉइंट से ये गैप फिल होने से रह गया। और पॉसिबिलिटी है कि हम 50 डेज मूविंग एवरेज तक गिर सकते हैं, जो यहाँ से केवल और केवल 4 से 5 रुपये बचते हैं, वहाँ जाके गैप फिल हो जाएगा और हम अपनी सपोर्ट को होल्ड भी कर सकते हैं। अगर सपोर्ट ब्रेक हुई 356 की तो टारगेट होंगे 290 के
उस केस में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी हम केवल 356 के ऊपर बात करेंगे। फ्रेश पोजीशन जिसने भी लेनी है, अगर 356 ब्रेक होता है और उसके नीचे कंटिन्यूस ट्रेड होता रहता है, 353 352 के आसपास अगर ट्रेड होना शुरू होता है तो आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं एट द मनी की कॉल बाय करके। फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी हो सकती है। उस केस में 290 तक के टारगेट्स स्क्रीन पे दिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी और दोनों इंडेक्स के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 19 मार्च के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।